हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ग्रिफिन एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है जी टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी इट्स अ टाइप ऑफ वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि वो जब अचीव उस वक्त करता है कि उसकी जो फोर्स है एयर की, ठीक है, यानी एयर की जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो वाली फोर्स और जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के इक्वल हो जाए। मीन्स टू से कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है टुवर्ड द ग्रेविटी। इसके अपोजिट एक फोर्स लगाती है एयर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो वो वाली फोर्स और उस ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है, डाउनवर्ड जब आ रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाती हैं तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो जाती है उस ऑब्जेक्ट को। उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसके हवाले से हम चंद एक बातें हैं जो इस बुक के अंदर इन्होंने मेंशन की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या हैं उसको हम देखेंगे। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो उसे जो ग्रेविटी है वो अपनी तरफ खींचती है, ये भी आपको पता है। उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आएगा तो अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो बढ़ेगी, लेकिन जो रेजिस्टेंस है एयर की ऊपर की तरफ वो अपने तौर पे बढ़ेगी, यानी एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं। एयर रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट को कोशिश करेगी ऊपर की तरफ लेकर जाने की, जबकि ऑब्जेक्ट का वेट है वो टूवर्ड द ग्रेविटी आएगा। अब उससे क्या होता है कि एट द एंड क्या हो जाता है, एयर की रेजिस्टेंस इक्वल हो जाती है ग्रेविटी के। और फिर जब भी, और एट द एंड, यानी आप ये कह सकते हैं कि जब कोई नेट फोर्स नहीं होती और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करना स्टॉप कर देता है, ठीक है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जितना भी ऑब्जेक्ट हैवी होता है उसकी टर्मिनल जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके सरफेस एरियाज ज़्यादा होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होते हैं, तो उनकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी क्या होती है? बढ़ जाती है। और उससे उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? स्लोअर हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूं अगर आपको, कि कोई भी अगर आप फॉर्म लो जिसका साइज़ बड़ा है और उसके मुकाबले में बॉल है, ठीक है, बॉल का सरफेस एरिया कम है, फॉर्म का ज़्यादा है, तो बॉल नीचे की तरफ क्या आती है? जल्दी आती है, एज़ कम्पेयर टू वो फॉर्म जिसका साइज़ जो है वो हालांकि लाइट वेट होगा, उसका सरफेस एरिया बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होती है? स्लोअर होती है। वो इतनी जल्दी इतनी स्पीड के साथ नीचे नहीं आएगा जितनी स्पीड के साथ क्या आएगी? बॉल आएगी, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे, शेप पे और उसकी एयर रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल है, ये जो पैराट्रूपर है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसका जो पैराशूट है इसका सरफेस एरिया इसका बढ़ा देता है, यानी पैराशूट की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रही होती है, उसकी जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट करती है, तो वो जो पैरा ट्रूपर है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ सेफली जो है वो लैंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको टर्मिनल वेलोसिटी का ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन को। जी स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है डू यू नो में, जिसके अंदर है कि जो जॉइंट्स होते हैं, बोन के जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर लुब्रिकेंट्स होते हैं, और अगर ये लुब्रिकेंट्स नहीं होंगे तो बोन्स के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जैसे वो कहते हैं ना कि एज जब बढ़ती है तो एक साउंड आना शुरू हो जाती है, लेकिन यंग एज में आपने देखा होगा कि जो बोन्स हैं, हालांकि जॉइंट्स के बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, और जब ये बेंडिंग का प्रोसेस होता है, जब आप बेंड करते हो तो वहाँ पर अगर ये लुब्रिकेंट ना हो तो फिर वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक नेचुरल सिस्टम है, यानी इनके अंदर एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड पाया जाता है। ये तो थी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा नेक्स्ट आपको टॉपिक स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा होगा जिसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बेसिकली आपने एक स्टैटिक फ्रिक्शन की जो टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमने काइनेटिक फ्रिक्शन हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन की टाइप्स पढ़ी थी, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हमने पिछले टॉपिक के अंदर डिटेल में कवर किया था। आज जो हमने पढ़नी है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। और रोलिंग फ्रिक्शन बेसिकली आपको नाम से जाहिर है कि ये वाली वो वाली फ्रिक्शन है, ये उस सब्जेक्ट में होगी जो रोल करता है बेसिकली, जिसकी कॉमन एग्जांपल है व्हील की, ठीक है। अब एक और ख़ास पॉइंट है कि हम ये भी कहते हैं कि भाई रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसका जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि जब व्हील रोल अप करता है तो उसका हर इंस्टेंट पे अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज हो रहा होता है,
ठीक है, जबकि स्लाइडिंग के अंदर थ्रू आउट द बॉडी रिमेन्स इन कंटेक्ट विद द ग्राउंड एज़ कम्पेयर टू द रोलिंग फ्रिक्शन। यानी जब भी ऑब्जेक्ट ने रोल ओवर करना है तो उसका हर पॉइंट पर उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो चेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे बॉल बेरिंग्स की भी अगर आप एग्जांपल ले लो, बॉल बेरिंग इसीलिए तो यूज़ किए जाते हैं कि बेसिकली इनका काम होता है कि ये फ्रिक्शन को कम करें। ठीक है, ये भी जो बॉल बेरिंग्स यूज़ की जाती है ना इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट मशीनरीज़ के अंदर, इन्हें इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि मशीनरी जो हैं वो अपना वर्क स्मूथली परफॉर्म कर सकें और जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है। यानी इस टॉपिक के अंदर हमने जस्ट रोलिंग फ्रिक्शन को डिस्कस करना है, ये किसके अंदर पाई जाती है। देन हमने ये बात करनी है कि भाई ये लेस होती है रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसके लेस होने का रीज़न जो मेन आप कह लो ना कि डेफिनेट एक रीज़न है, वो यही है कि इनका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है, वो एक कह लो कि स्लाइडिंग के अंदर एक लगातार कांटेक्ट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जबकि इनके अंदर जब भी व्हील रोल करता है, ठीक है, तो वो सरफेस को एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा होता है, यानी ओवरऑल लगातार रोल कर रहा होता है। तो जो व्हील है उसकी हर सरफेस एक इंस्टेंट पे जस्ट वो टच करती है ग्राउंड की और उसकी फिर जगह दूसरा उसका पॉइंट ले लेता है। ठीक है ना, तो ये एक मेन रीज़न है क्यों रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और चीज़ों को मूव करवाना रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इस हवाले से ये जो सिंपल से हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। इसके बाद मैं आपको स्लाइड इमेजेस जो हैं वो शो करवाऊँगी, ठीक है, जिससे आपने इसको याद कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि आप फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ये तो नहीं कह रहे कि भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की टाइप्स की बात करें, हम ओवरऑल फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम स्लाइडिंग को डिस्कस कर सकते हैं, हम रोलिंग को डिस्कस करते हैं, सो ऑन। तो सबसे पहले तो एक मेन बात यह है कि कोई से दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो उनको हाईली पॉलिश, यानी उनकी सर्फेसेस को पॉलिश होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट मेंशन है कि लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, यानी सॉलिड पार्ट्स के अंदर जैसे गेट है, उसकी कुंडी है, वो अगर आप उसको मूव करवाते हो, उसके अंदर कोई लुब्रिकेंट ग्रीस वगैरह नहीं लगाते हो, तो उसके अंदर से आपको साउंड आती है, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उसके अंदर भी आप कह लो कि अगर ग्रीसिंग या ऑयलिंग करोगे या कोई भी मशीनरी पार्ट है उसके अंदर अगर आप कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ करोगे तो वो फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि भाई अगर आप क्योंकि हमने ये अभी डिस्कस किया है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, बॉल बेरिंग यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को ईजिली मूव करवा सकते हो। यानी कोई भी अगर टेबल है, आप देखो टेबल के नीचे अगर टायर्स नहीं हैं, ठीक है, यानी आपने उसको स्लाइड करना है ना, आप उसको स्लाइड करके लेकर जाओगे, आपकी फोर्स ज़्यादा लगेगी। उसको आप अगर उसके नीचे टायर्स लगा दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोलिंग में। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप टेबल को इजीली मूव करवा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है जिसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने कहा कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिक्विड्स में होगी, सॉलिड्स में भी होगी, बल्कि ये जो व्हीकल्स वगैरह चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, एरोप्लेन्स चलते हैं, तो ये भी एयर रेजिस्टेंस को फेस करते हैं। और इस एयर रेजिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए उनकी शेप्स जो है वो स्ट्रीम लाइन बनाई जाती हैं। पॉइंटेड सी आपको शेप्स नज़र आ रही होंगी, जैसे कि एरोप्लेन्स भी हैं, जैसे बोट्स हैं, इसके अलावा ये कार्स हैं, रेसिंग कार्स हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट शेप की बनाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं। ठीक है ना, और स्ट्रीम लाइन का मतलब मैंने आपको बताया कि वो पॉइंटेड उनकी सर्फेसेस होती हैं, जो उनका फ्रंट होता है, ठीक है, ताकि एयर को थोड़ी जगह मिले वहाँ से पास करने के लिए। ठीक है, उनकी शेप इस तरह बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इजी सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था, टर्मिनल वेलोसिटी, देन रोलिंग फ्रिक्शन एंड देन मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।